नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि ठीक होंगे। मैं पवन मिश्रा आपका रघुवीरा आईएएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन जियोग्राफी की सीरीज का अध्ययन कर रहे थे और जिसमें मैं घटना चक्र के हर एक क्वेश्चन को 70 से लगभग 70 पेज में ख़त्म करूंगा और इसको पढ़ने के बाद आपको जीएस के लिए कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। ये जो है वीडियो है वो यूपी पीसीएस आरओ एआरओ और जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं उन सब के लिए यूज़फुल है और साथ में यूपीएससी भी चूँकि अब फैक्चुअल होता जा रहा है तो उसमें भी अब घटना चक्र का इम्पोर्टेंस बढ़ गया है। दोस्तों, मैंने आपसे बोला था कि अगर आपका कोई भी फीडबैक या सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो सीरीज़ है ये पिछली वीडियोज़ का ही कंटिन्यूएशन है। इसमें आज हम साउथ इंडियन रिवर की बात करेंगे। दोस्तों, साउथ इंडियन रिवर के बारे में एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि जैसे हमारे जो नॉर्थ इंडियन रिवर हैं जिनको हम हिमालयन रिवर बोलते हैं, वो क्या होते हैं, पेरिनियल रिवर होती हैं, यानी उनमें बरस भर पानी होता है क्योंकि वहाँ पे वो जो रिवर हैं वो ग्लेशियर के मेल्ट होने से बनती हैं। और साथ में उन रिवर्स में बारिश जो साउथ वेस्ट मानसून आता है तो बारिश के कारण भी उन नदियों में पानी आता है, तो उनके पानी का स्रोत जो होता है ग्लेशियर होता है और रेनफॉल होता है। लेकिन जो साउथ इंडियन रिवर होती हैं उनके पानी का सोर्स केवल रेनफॉल होता है, तो इसीलिए इन नदियों में पानी की मात्रा कम होती हैं और साथ ही ये नदियाँ जो होती हैं वो सीजनल नदियाँ होती हैं। और ये जो है वो बहुत ज़्यादा, चूँकि ये अपने लास्ट स्टेज में बह रही हैं ये सारी नदियाँ, मतलब अगर हम नदियों के एज की बात करें तो ये अपने मैच्योर स्टेज में हैं, तो इसीलिए ये एक फिक्स्ड पाथ पर फ्लो होती हैं, ज़्यादा अपना रास्ता नहीं बदलती और बहुत कम इनसे बाढ़ आता है क्योंकि उतना पानी नहीं होता है। जबकि नॉर्थ इंडियन की जो नदियाँ होती हैं वो अपने यूथफुल स्टेज में है, बिल्कुल हिमालय के पहाड़ों को काटते हुए आती हैं और अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर बनाती हैं जैसे गॉर्ज वैली। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स था। अब हम साउथ इंडियन रिवर की अगर बात करें तो आप यहाँ पे अगर मैप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे आपको एक मैप बनाया है जिसमें मैंने आपको दिखाया है कि ये जो है ये गोदावरी रिवर है। मेनली ये जो आप देख रहे हो ये गोदावरी रिवर है, ठीक है। और ये जो रिवर है ये कृष्णा रिवर है। तो गोदावरी रिवर की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, एक तो पेनगंगा है, ठीक है, उसके बाद वर्धा है, उसके बाद इंद्रावती है, ठीक है, पेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती, ठीक है। ये कुछ गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद जब हम कृष्णा नदी देखेंगे दोस्तों, ये आगे भी आएगा, ये इमेज थोड़ा सा ब्लर हो गया है। तो कृष्णा नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो इधर से तुंगभद्रा नदी जाती है, जो टी लिखा है तुंगभद्रा नदी। उसके बाद भीमा नदी है, ठीक है, भीमा नदी है। और ऐसे आप आगे इस साइड से जब आप देखोगे इसमें तो जो कृष्णा नदी है उसमें भी क्या होता है कि कुछ और। उसके बाद अगर हम इसमें बात करते हैं कि कृष्णा नदी की जो सहायक नदियां हैं, इसमें वैसे नीचे भी एक इमेज आएगा, लेकिन अगर हम अभी इसी इमेज से देखते हैं तो कृष्णा नदी की जो मेन अगर हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें, क्योंकि ये दोस्तों विजुअल नहीं है थोड़ा सा, पर आप देख सकते हैं कि जो कृष्णा नदी है उसकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो उसकी भीमा है, भीमा के साथ मूसी नदी है और मुन्नेरू, ये तीन इसकी इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी अगर हम इसकी बात करें तो इसकी इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में आता है कोयना रिवर आता है, कोयना रिवर के बाद दूधगंगा रिवर आता है, फिर घाट प्रभा रिवर आता है, माल प्रभा आता है और तुंगभद्रा रिवर आता है। इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुंगभद्रा रिवर है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम आ जाते हैं सीधे अपने क्वेश्चन पे। वैसे ये अभी आगे आएगा तो उसमें परेशान होने की बात नहीं है। उसके बाद जो कावेरी नदी है, कावेरी नदी ये है, इसकी ट्रिब्यूटरीज को अगर हम बात करें तो ऊपर से आती है हेमावती, ठीक है, हेमावती आती है, फिर आती है काबनी नदी है राइट बैंक पे, भवानी नदी है, फिर अमरावती नदी है, ठीक है। और इस नदी पे आप देख रहे हो दो डैम बने हैं मेजर, एक तो मेटूर डैम बना है, दूसरा कृष्णराज सागर डैम बना है, कृष्णार्जुन सागर, ठीक है। तो ये कावेरी नदी के बारे में था। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो द रिवर्स ऑफ वेस्टर्न कोस्ट
द रिवर्स ऑफ वेस्टर्न कोस्ट डोंट फॉर्म डेल्टा। तो असर्शन में कह रहा है कि जो वेस्टर्न कोस्ट यानी जो हमारा वेस्ट कोस्ट है, पश्चिमी घाट है, उसकी जो नदियाँ होती है वो डेल्टा नहीं बनाती है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि वेस्टर्न कोस्ट और जो वेस्टर्न घाट है उसके बीच क्या होता है कि बहुत कम, इसकी विड्थ जो है बहुत कम है, और साथ में हाइट जो है बिल्कुल उनका जो स्लोप है बहुत ज़्यादा अब्रप्ट स्लोप है, मतलब बहुत ऊंचाई से सीधे बिल्कुल नीचे की तरफ चला जाता है। तो इसलिए वो जो नदियाँ जाती हैं सीधे समुद्र में चली जाती हैं। दोस्तों डेल्टा कोई नदी कब बनाएगी? कोई नदी डेल्टा तब बनाएगी जब वो धीरे धीरे फ्लो करती रहती है, एक प्लेन एरिया में फ्लो करती है, तब अपने साथ लाए गए वो बालू के कण होते हैं या जो सिल्ट होते हैं उनको आसपास में क्या कर देती है, डिपॉजिट कर देती है। ठीक है, और तो इसके कारण बनता है डेल्टा। लेकिन अब चूंकि वेस्टर्न कोस्ट की जो नदियां हैं उनका जो स्लोप है बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा है, लगभग 45 डिग्री 60 डिग्री इस डिग्री से, तो इस एंगल पर अगर कोई नदी गिरती है तो सीधे समुद्र में चली जाती है, ना कि कोई डेल्टा बनाती है। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट फर्स्ट वाला सही है। दूसरा क्या है कि दे फ्लो थ्रू द शॉर्ट कोर्स विद द हाई स्पीड ओवर द हार्ड रॉक्स। तो देखो वही कह रहा है कि इनका जो कोर्स होता है, इनका जो रास्ता होता है बहुत ही छोटा होता है, और ये हार्ड रॉक पे बहुत ही हाई स्पीड से बहती हैं। हाई स्पीड से इसीलिए बहती हैं दोस्तों क्योंकि जो स्लोप है वो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अब्रप्ट स्लोप है। अब्रप्ट स्लोप मतलब क्या है, उनका जो ढलान है बहुत तीखा है इसलिए। और हार्ड रॉक्स तो है ही, चूँकि हम जानते हैं कि पेनिनसुलर जो है वो गोंडवाना का पार्ट है। तो दोनों सही हैं, और आर जो है वो एक को एक्सप्लेन कर रहा है। वैसे भी जो वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स है वो डेल्टा नहीं बनाती हैं। ठीक है, ज़्यादातर रिवर जो है क्या बनाती हैं, एस्चुरीज बनाती हैं। उसके बाद है कि वाइल, दूसरा असर्शन एंड रीजनिंग क्या है, वाइल ऑल मेजर रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया फ्लो इनटू बे ऑफ बंगाल, द नर्मदा एंड ताप्ती फ्लो इनटू अरेबियन सी। जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है उसकी जितनी भी मेजर नदियां हैं वो कहाँ पे जाती हैं, बे ऑफ बंगाल में जाती है। हम देख सकते हैं कि जो भी कृष्णा नदी है, गोदावरी नदी है, महानदी है, कावेरी नदी है, ये सब कहाँ पे जाती हैं, बे ऑफ बंगाल में जाती है। लेकिन नर्मदा और ताप्ती नदी जो है वो इस डायरेक्शन में फ़्लो होती है ऐसे, तो ये क्या करती है, अरेबियन सी में फ़्लो होती है। तो असर्शन हमारा जो है वो सही है। रीज़न क्या दे रहा है कि नर्मदा एंड ताप्ती रिवर फ्लो इन रिफ्ट वैली, तो ये भी सही है। और यही कारण भी है कि जिसके कारण ये नदियाँ जो हैं वो वेस्ट डायरेक्शन में बहती हैं। ठीक है, क्योंकि जो नर्मदा नदी है वो विंध्या माउंटेन और सतपुरा माउंटेन के बीच में जो रिफ्ट वैली उसके बीच फ्लो करती है, और उसके साउथ में जो ताप्ती रिवर है वो भी क्या करती है, रिफ्ट वैली में फ़्लो करती है। तो रिफ्ट वैली में फ़्लो होने के कारण इन नदियों का रास्ता वही होगा जो रिफ्ट वैली की डायरेक्शन है, और वो जो रिफ्ट वैली है वो वेस्ट साइड में झुकी हुई है। तो इसीलिए ये नदियाँ क्या करती हैं, वेस्ट डायरेक्शन में फ़्लो होती हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, और आर जो है वो एक को एक्सप्लेन करता है। दोस्तों ताप्ती नदी का हो या तापी नदी का हो, दोनों एक ही बात होता है। उसके बाद अगर क्वेश्चन ये आता है कि जो पेनिनसुलर जो रिवर्स हैं, यानी जो प्रायद्वीप भारत की नदियां हैं, उनमें जो लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है, तो लार्जेस्ट जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है वो कौन सी है, नर्मदा है। ठीक है, और ये किसके बीच फ्लो करती है, विंध्या एंड सतपुरा माउंटेन के बीच। विंध्या एंड सतपुरा माउंटेन के बीच जो ब्लॉक बनता है, रिफ्ट वैली बनती है, उसके बीच में क्या करती हैं, ये फ्लो होती हैं। उसके बाद असर्शन है कि नर्मदा फॉर्म्स डेल्टा एट इट्स माउथ। नर्मदा जो है अपने मुहाने पे डेल्टा बनाती है। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया कि जितनी भी वेस्ट फ्लोइंग नदियाँ होती हैं वो क्या बनाती हैं, डेल्टा नहीं एस्चुरी बनाती हैं। ठीक है, तो नर्मदा और ताप्ती भी क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं, ना कि डेल्टा बनाती हैं। और इसका रीजनिंग में क्या स्टेटमेंट दिया है, रीजनिंग में दे रहा है कि नर्मदा फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली। तो ये बिल्कुल सही है। तो एज फॉल्स आर इज ट्रू। ठीक है, नर्मदा डजंट मेक डेल्टा रेदर इट फॉर्म्स एस्चुरी। ठीक, उसके बाद है कि
रिवर्स ओरिजिनेटिंग एट अमरकंटक, जो अमरकंटक हिल है मध्य प्रदेश में, वहाँ से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं। दोस्तों हमने पिछली क्लास में भी देखा था कि जो जो नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर जो है अमरकंटक से निकलती है और वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो होती है, और सोन रिवर भी है, लेकिन ऑप्शन में नर्मदा केवल दिया था तो नर्मदा है, अगर सोन भी दिया रहेगा तो दोनों हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया है रिवर का नाम दिया और उनका ओरिजिन प्लेस पूछा है। जैसे दामोदर नदी जो है दोस्तों, जो हमने देखा था दामोदर हुगली नदी की सहायक नदी थी। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी छोटा नागपुर प्लेटू के पलामू डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, पलामू डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। ठीक है, उसके बाद महानदी जो नदी है उसका ओरिजिन क्या है? महानदी जो है वो छत्तीसगढ़ में जो रायपुर डिस्ट्रिक्ट है, महानदी छत्तीसगढ़ में रायपुर डिस्ट्रिक्ट है, उसमें उस पर एक हिल है सिहवा हिल्स, SIHWA, सिहवा हिल्स। तो सिहवा हिल से क्या निकलती है? महानदी निकलती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2023 यूपी PCS प्रीलिम्स में। तो महानदी का ओरिजिन क्या है? सिहवा हिल्स है। उसके बाद ताप्ती का ओरिजिन क्या है? ताप्ती जो है बैतूल डिस्ट्रिक्ट से निकलती है मध्य प्रदेश में। ठीक है, जो हमारा वो सतपुड़ा रेंज है वहाँ पे। उसके बाद कह रहा है कि रिवर फ्लोइंग थ्रू अ फॉल्ट ट्रफ मतलब वही होता है रिफ्ट वैली। तो रिफ्ट वैली से कौन नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है। तो ये जो है नर्मदा नदी जो है वो एक ऐसी नदी है जो फ्लो करती है बिटवीन 2 माउंटेन रेंज, विंध्याचल एंड सतपुड़ा, अभी हमने देखा। उसके बाद नर्मदा नदी की जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी नदी है उसका क्या नाम है? तो तवा नदी। तवा नदी जो है वो नर्मदा की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी नदी है। उसके बाद यहाँ पे कुछ नदियों के नाम दिया है और पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी नदी है जो वेस्टर्न घाट से ओरिजिन नहीं होती। तो जैसे गोदावरी, ताप्ती, कावेरी एंड कंबम। तो आप देखोगे दोस्तों ये जो ताप्ती नदी है ये इसका ओरिजिन जो है वो वेस्टर्न घाट नहीं है। हमने देखा अभी बैतूल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश सतपुड़ा वाले रेंज से निकलती है, जबकि गोदावरी जो है, कावेरी जो है और कंबम जो है ये जो है वो वेस्टर्न घाट पे निकलती हैं। जैसे गोदावरी जो है वो अभी आप आगे देखोगे कि नासिक डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो महाराष्ट्र से इन दोनों का प्लेस है। और कावेरी का भी ऐसे देखोगे भागीरथी हिल कर्नाटक से निकलती है। ठीक है, तो ये जो तीनों नदियाँ हैं ये वेस्टर्न घाट से निकलती हैं, जबकि जो हमारी ताप्ती नदी है वो पेनिनसुलर इंडिया की निकलती है सतपुड़ा वाले रेंज से। उसके बाद है कि कावेरी जो दोस्तों जो कावेरी नदी है उसकी ख़ास बात ये है कि वो अपने रास्ते में 3 बार अलग होती है और फिर मतलब अपने रास्ते में ही सीधे चल रही होती है और फिर बढ़ जाती है, फिर साथ में आती है, फिर बढ़ जाती है, फिर साथ में आती है, फिर बढ़ जाती है, फिर साथ में आती है। तो ऐसे ऐसे करके क्या करती है, यहाँ पे मैंने इमेज भी बनाया इसका कि कावेरी रिवर थ्राइस फॉक्स इनटू 2 स्ट्रीम एंड रीयूनाइट आफ्टर फ्यू टाइम्स। ठीक है, तो और इससे क्या होता है यहाँ पे बीच में 3 आइलैंड बनते हैं और इन 3 रिवराइन आइलैंड का नाम क्या है? फर्स्ट वाला जो है उसका नाम श्रीरंगपट्टनम है, उसके नाम शिव समुद्रम है, फिर श्रीरंगम है। तो कावेरी नदी जो है ये 3 जो रिवराइन आइलैंड बनाती है। उसके बाद कावेरी नदी का ओरिजिन क्या है? तो दोस्तों कावेरी नदी का जो ओरिजिन है वो ब्रह्मागिरी हिल्स है, वेस्टर्न घाट में ब्रह्मागिरी हिल्स है। और ये ब्रह्मागिरी हिल्स कहाँ है? कहाँ पे? ये कर्नाटक का जो कुर्ग डिस्ट्रिक्ट है, कर्नाटक के कुर्ग डिस्ट्रिक्ट में कावेरी नदी का ओरिजिन है, ब्रह्मागिरी हिल्स में। उसके बाद अगर हम कावेरी रिवर का वो देखें कि इसका कैचमेंट एरिया क्या है, मतलब किन किन राज्यों में फैली हुई है, तो ये कर्नाटक में है, केरला में है एंड तमिलनाडु में। तो कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु इन 3 राज्यों को कावेरी नदी, कर्नाटक हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु, इन 3 राज्यों में इसका कैचमेंट एरिया है। ठीक है, यानी इन 3 राज्यों में ये क्या हुई है? फैली हुई है। उसके बाद साउथ की किस नदी को गंगा कहा जाता है? तो गंगा ऑफ साउथ कावेरी नदी को कहा जाता है। और अगर बूढ़ी गंगा यानी ओल्ड गंगा या दक्षिणी गंगा पूछ रहा है तो वो किसको कहा जाता है? गोदावरी नदी को। तो दोस्तों गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है और कावेरी नदी को साउथ की गंगा कहा जाता है। तो ये दोनों सा फर्क है, ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में। उसके बाद है कि कृष्णा रिवर डिस्प्यूट किस किस के बीच में है? तो दोस्तों कृष्णा रिवर जिन जिन राज्यों से होकर फ्लो करती है, जैसे स्टार्टिंग में महाराष्ट्र से ओरिजिन होती है, फिर ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इन तीनों राज्यों में आती है। तो इसका कैचमेंट एरिया बेसिकली इन्हीं तीनों से होकर गुजरता है। तो ये जो 3 हैं ये इन्हीं राज्यों के बीच में जो कावेरी कृष्णा रिवर डिस्प्यूट है।
उसके बाद जो गोदावरी एंड कृष्णा रिवर है, उनका जो लिंकिंग इन दोनों नदियों के जोड़ने वाला जो प्रोजेक्ट है उसका क्या नाम है, उसका नाम है पोलावरम प्रोजेक्ट। तो पोलावरम प्रोजेक्ट जो है वो गोदावरी और कृष्णा नदी को आपस में जोड़ता है। उसके बाद है नर्मदा एंड ताप्ती रिवर फॉर्म्स एस्चुरी। अभी हमने देखा कि जो नर्मदा एंड ताप्ती रिवर जो है रिफ्ट वैली में फ्लो करती है और वेस्ट यानी पश्चिम डायरेक्शन में, और ये क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है। ठीक है, एस्चुरी। और ये एक्चुअली नर्मदा एंड ताप्ती ये नर्मदा जो रिवर है ये इंडिया की लार्जेस्ट एस्चुरी बनाती है। ठीक है, अगर वर्ल्ड की लार्जेस्ट एस्चुरी को देखें तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट एस्चुरी कौन बनाता है, सेंट लॉरेंस रिवर बनाता है। दोस्तों एस्चुरी का मतलब जो होता है उसका मतलब ये होता है कि जैसे कोई नदी जिस बिंदु पे आके ओशियन से मिलती है, यानी नदी का जो मुंह होता है जहाँ पे ओशियन से मिलता है, उस वाले स्थान को क्या बोला जाता है, एस्चुरी बोला जाता है। तो एस्चुरी जो होता है वो एक ट्रांजिशन जोन होता है बिटवीन अ रिवर एंड ओशियन, जहाँ पे दोनों आपस में मिलते हैं। और इन दोनों के मिलने के कारण जो खट्टा और मीठा पानी मिलता है, तो वहाँ वो जो एरिया होता है वो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच एरिया हो जाता है। इसलिए वहाँ पे फ़िश वगैरह की प्रोडक्शन भी काफ़ी ज़्यादा होती है और काफ़ी वो प्रोडक्टिव एरिया होता है, काफ़ी वो प्रोडक्टिव एरिया भी होता है। उसके बाद अगर हम देखें डिसेंडिंग आर्डर ऑफ लेंथ ऑफ अगर हम इन चारों नदियों के लेंथ के डिसेंडिंग आर्डर देखें तो सबसे बड़ी गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी के बाद क्या है, नर्मदा नदी आएगी, फिर कौन सी नदी आएगी, महानदी आएगी, फिर तापी नदी आएगी। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, और उसके बाद नर्मदा आता है, फिर महानदी आता है। उसके बाद कुछ रिवर्स हैं, उनको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है कि मतलब नॉर्थ टू साउथ कैसे अरेंज करेंगे। तो दोस्तों आप अगर सुवर्ण रेखा नदी देखोगे झारखंड से होते हुए ये आगे फ्लो करती है, वेस्ट बंगाल से होके निकल जाती है। तो सुवर्ण रेखा नदी सबसे पहले आती है, उसके बाद आती है नॉर्थ में बिल्कुल, फिर महानदी आती है, महानदी के बाद गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, फिर पेन्नार नदी आता है, फिर कावेरी आता है, फिर वैगई बिल्कुल लास्ट में आता है। अगर आप मैप वाइज जाओगे तो ये है इनका ऑर्डर, सुवर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नेर, कावेरी एंड वैगई रिवर। तो ये इनका क्या है, नॉर्थ टू साउथ क्या है, अरेंजमेंट है। उसके बाद द रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया हैव व्हिच ऑफ ड्रेनेज पैटर्न, यानी साउथ इंडिया की जो नदियां हैं उनका जो ड्रेनेज पैटर्न है वो किस टाइप का है। तो इनका जो इन सारे रिवर्स का जो ड्रेनेज पैटर्न है वो किसके टाइप का है, वो डेंड्रियाटिक टाइप का है, डेंड्रियाटिक टाइप। दोस्तों डेंड्रियाटिक टाइप का मतलब ये होता है कि जैसे एक ट्री होता है, तो ट्री में क्या होता है, कई सारे ब्रांचेज लगे होते हैं ऐसे। तो जब ये मेन नदी होती है और इसकी ब्रांचेज की तरह इसमें नदियाँ आके मिलती हैं, तो ये क्या होता है, ट्री टाइप स्ट्रक्चर होता है, ट्री टाइप रिवर फ्लोइंग स्ट्रक्चर होता है, जिसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेंड्रियाटिक ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। डेंड्रियाक का मतलब ही होता है ट्री टाइप का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हम इसको ऐसे डी से द्रविड़ और डी से डेंड्रियाटिक भी याद रख सकते हैं। तो साउथ इंडिया की जो नदियों की जो ड्रेनेज पैटर्न है वो किस टाइप का है, वो डेंड्रियाटिक पैटर्न टाइप का है। उसके बाद कुछ यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट दिए हैं जो हमारे 2023 के प्रीलिम्स में भी आए थे यूपी बीसीएस में, कि जो महानदी रिवर है वो कहाँ से निकलती है। तो महानदी अभी हमने देखा छत्तीसगढ़ प्लेटू का जो सिहवा हिल्स है वहाँ से निकलती है। कहाँ से निकलती है, सिहवा हिल्स से निकलती है, ये रायपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, और महानदी का अगर हम कैचमेंट एरिया देखें तो क्या है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, झारखंड एंड महाराष्ट्र है। दोस्तों कैचमेंट एरिया का मतलब ये होता है एक नदी जो है वो फ्लो होती है तो उसके साथ कई सारी सहायक नदियाँ होती हैं, वो सब सहायक नदियाँ उससे आके मिलती हैं, तो वो जिन जिन क्षेत्रों से फ्लो होती हैं वो सारे एरिया उसमें कवर होते हैं। तो ये होता है हमारा तो महानदी रिवर जो है कहाँ से निकलती है, सिहवा हिल से निकलती है। उसके बाद जो गोदावरी रिवर है, गोदावरी रिवर महाराष्ट्र में कहाँ से निकलती है, तो दोस्तों गोदावरी रिवर जो है महाराष्ट्र में नासिक डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, और नासिक डिस्ट्रिक्ट में जो त्र्यंबकेश्वर है वो त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। तो गोदावरी रिवर का ओरिजिन क्या हो जाएगा, त्र्यंबकेश्वर हिल, नासिक डिस्ट्रिक्ट। और अगर हम ताप्ती रिवर की बात करें तो ताप्ती रिवर अभी हमने देखा मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। ठीक।
ठीक है। उसके बाद सोन रिवर, नर्मदा रिवर एंड महानदी रिवर, इन तीनों रिवर का ओरिजिन कहाँ पे है? तो अभी हमने देखा अमरकंटक क्षेत्र में। अमरकंटक वाला जो प्लेटू है उसके नॉर्थ में सोन रिवर निकलती है, वेस्ट में नर्मदा रिवर निकलती है, और साउथ टाइप में, साउथ ईस्ट में कौन सी रिवर निकलती है? महानदी रिवर निकलती है। तो अभी तो रेडियल यानी इनका जो पैटर्न है वो कैसा है? रेडियल ड्रेनेज पैटर्न है। दोस्तों रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का मतलब ये होता है कि ये माउंटेन है अगर, तो इसके इधर से भी नदी निकल रही, इधर से भी नदी निकल रही, इधर से चारों तरफ से नदी निकलती है, तो उस स्टेप को क्या कहते हैं? रेडियल पैटर्न। उसके बाद इन 4 नदियों में से, जैसे नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, महानदी और मांडवी नदी जो कि गुजरात गोवा में है, इन 4 नदियों में से कौन सी नदियाँ डिफ़र करती है? मतलब इन चारों में से कौन सी एक नदी है जो 3 अलग नदियों से डिफरेंट करती है? तो दोस्तों जो नर्मदा नदी है वो नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और मांडवी नदी अगर आप देखोगे तो ये तीनों नदियाँ जो हैं वो अरेबियन सी से फ्लो होती हैं, जबकि जो ये महानदी है, महानदी किधर फ्लो होती है? महानदी जो है वो बे ऑफ बंगाल में गिरती है, मतलब इसका पानी बे ऑफ बंगाल में गिरता है। उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसमें कुछ 4 नदियों के बारे में दिया है, तो पूछ रहा है कि कौन सा इसमें नदी है डेल्टा बनाती है? तो जैसे नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है, मांडवी नदी है जो कि गोवा में है, ये तीनों नदियां तो एस्चुरी बनाती हैं। हमने अभी देखा कि ये वेस्ट फ्लो होने वाली नदियां हैं, तो हमने देखा था अभी कि जो नदियां वेस्ट फ्लो करती हैं वो क्या बनाती हैं? डेल्टा नहीं बनाती हैं। जबकि जो महानदी है, महानदी रिवर जो है वो डेल्टा बनाती है उड़ीसा में, ठीक है, जो पारादीप पोर्ट है उसके आसपास। तो और ये चूँकि किस डायरेक्शन में फ़्लो करती है? ईस्ट में फ़्लो करती है। तो इंडिया की जो ईस्ट में फ़्लो होने वाली नदियाँ हैं पेनिनसुलर प्लेटू की, वो सब डेल्टा बनाती हैं, जबकि जो नदियाँ वेस्ट में फ़्लो होती हैं वो एस्चुरी बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती हैं। उसके बाद पूछ रहा है कि कौन सी नदी ऐसी है जिसका जो क्वेज है वो उसमें वाटर की डेफिशिएंसी है? दोस्तों क्वेज का मतलब पहले हम समझ लेते हैं। क्वेज का मतलब सिंपली एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो उस नदी के कोस्ट के किनारे पे होता है जहाँ से किसी कार्गो को लोड या अनलोड किया जाता है। तो क्वेज में अगर पानी अच्छा होता है तो क्या होता है कि जहाज़ की लोडिंग अनलोडिंग, आवाजाही, ट्रांसपोर्ट बहुत आसान होता है। और क्वेज अगर उथला है यानी उसमें कम पानी है तो उसमें लोडिंग अनलोडिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो जो साबरमती नदी है और जो ताप्ती नदी है इनके क्वेज में बहुत कम पानी है, ठीक है। क्योंकि आप देखते हो साबरमती नदी तो एक तरीके से जो राजस्थान, गल्फ ऑफ कच्छ, इन सब रीजन से, डेजर्ट वाले एरिया से फ्लो होती है, गल्फ ऑफ खंबात में गिरती है, और ताप्ती नदी में भी पानी कम होता है, ठीक है। तो इन दोनों नदियों में जो है उनके क्वेज में जो है वाटर की डिफिशियंसी रहती है। उसके बाद केरला की ईस्ट में फ्लो होने वाली 3 नदियों के नाम क्या हैं? तो काबनी, अभी हमने देखा कावेरी की सहायक थी, भवानी ये भी कावेरी की सहायक थी, और पंबार, ये तीनों नदियां जो हैं वो केरला में ईस्ट डायरेक्शन में यानी ईस्ट में फ्लो होती हैं। जबकि बाकी नदियां आप केरला की देखोगे, जैसे भरतपुजा देखोगे, उसके बाद पेरियार नदी देखोगे, यानी जितनी भी मेजर नदियाँ हैं केरला की वो किस डायरेक्शन में फ्लो होती हैं? वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो होती है, क्योंकि आपको पता है केरला जो है वेस्ट कोस्ट में है। उसके बाद यहाँ पे कुछ नदियाँ दिया है और पूछ रहा है कि लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया किसका होगा? जैसे नर्मदा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी एंड कृष्णा नदी। तो ऑब्वियस है इसमें जो लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया होता है यानी एरिया वाइज लार्जेस्ट कौन होता है? वो गोदावरी नदी होती है, ठीक है। और इनका ऑर्डर क्या होता है? ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट होता है कई बार कि इन नदियों का कैचमेंट एरिया वाइज अरेंज करो। तो गोदावरी नदी जो है उसका कैचमेंट एरिया सबसे ज़्यादा है। गोदावरी के बाद आती है कृष्णा नदी, कृष्णा के बाद आती है महानदी, फिर नर्मदा नदी। दोस्तों ये लेंथ की बात नहीं चल रही है, ये बात चल रही है कैचमेंट एरिया की, ठीक है। तो कैचमेंट एरिया में जो है वो गोदावरी सबसे फर्स्ट पे है, फिर कृष्णा नदी है, फिर महानदी है, और फिर लास्ट में नर्मदा नदी आती है। जबकि अभी आप लेंथ वाइज देखे थे तो लेंथ वाइज जबकि ये आर्डर जो है डिफरेंट था, अभी आगे आया हुआ है फिर ये क्वेश्चन। उसके बाद लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी, मतलब लंबाई में, तो गोदावरी है। और अगर सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर की बात करें और ये जो है वो गंगा, हमें पता है पूरे इंडिया की सबसे लंबी नदी तो गंगा है, क्योंकि इसकी लंबाई हमने देखा था पिछले क्लास में 2525 किलोमीटर है। जबकि जो तो
इंडिया की सबसे लंबी नदी तो गंगा है, लेकिन अगर पूरे इंडिया की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर पूछ रहा है तो गोदावरी है। और पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो भी गोदावरी है। ठीक है, उसके बाद है सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन इंडिया में किसकी है, तो सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन इंडिया में गोदावरी की है, और फर्स्ट पे तो गंगा है ही अपना। ठीक है, तो एरिया वाइज भी या रिवर बेसिन कैचमेंट एरिया वाइज भी अगर ओवरऑल देखो, अगर पेनिनसुलर इंडिया की बात करेंगे तो पेनिनसुलर इंडिया में आप देख रहे थे इसमें नर्मदा, कावेरी, गोदावरी और कृष्णा में गोदावरी का था। ठीक है, और अगर ऑल इंडिया बात करोगे तो ये दूसरे नंबर पे आएगा, क्योंकि फर्स्ट पे लेंथ वाइज भी और एरिया वाइज भी गंगा नदी ही है। ठीक है, और दूसरे में लेंथ वाइज और एरिया वाइज कौन सी, गोदावरी नदी है। तो सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन है ऑफ इंडिया कौन सी है, गोदावरी नदी है। ठीक है, उसके बाद 2022 यूपी से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था कि लार्जेस्ट रिवर बेसिन एरिया वाइज कौन सी है, ये ऑप्शन दिया था महानदी, नर्मदा, कावेरी एंड ताप्ती। तो इन सब में आप ऊपर इस वाले ऑर्डर से देख सकते हो, गोदावरी तो है नहीं, कृष्णा भी नहीं, तो उससे बाद में क्या है, महानदी। तो इन सब में एरिया वाइज सबसे ज़्यादा कौन है, वो महानदी रिवर है। ठीक है, तो ये एरिया वाइज हमें याद रखना है कि एरिया वाइज पूरे इंडिया में इंडिया सबसे नंबर 1 पे है। और अगर हम पेनिनसुलर इंडिया की बात करें तो गोदावरी रिवर सबसे फर्स्ट पे आएगी। और ओवरऑल इंडिया की बात करें तो गोदावरी दूसरे पे आएगी, फिर कृष्णा आएगी, फिर महानदी आएगा, फिर नर्मदा नदी आएगा। ठीक है, उसके बाद गोदावरी नदी की ट्रिब्यूटरी नदी क्या है, तो गोदावरी नदी की ट्रिब्यूटरी नदी हैं, एक तो इंद्रावती नदी है। ठीक है, उसके बाद प्राणहिता नदी है, फिर पूर्णा नदी है, फिर मंजरा नदी है। तो ये हैं कुछ गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ। उसके बाद अगर हम इन नदियों को नॉर्थ टू साउथ अरेंज करें, कुछ नदियाँ दी हैं, तो सबसे पहले आता है वंशधारा आता है। वंशधारा के बाद वंशधारा से के साउथ में कौन सी, गोदावरी है, फिर कृष्णा है, फिर पेन्नार है, फिर कावेरी, फिर वेगी। ठीक है, तो ये कुछ ऑर्डर इनका। उसके बाद रिवर्स राइजिंग फ्रॉम ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट से कौन सी नदी निकलती है, तो ईस्टर्न घाट से वंशधारा नदी निकलती है। ठीक है, और नागावली नदी निकलती है। तो वंशधारा है नागावली रिवर को जो है ईस्टर्न घाट से निकलती है। दोस्तों ईस्टर्न घाट का मतलब ये, जैसे पेनिनसुलर इंडिया, ये वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट, तो यहाँ से निकलती है ये नदी, वंशधारा नदी, जो आपने ऊपर अभी यहाँ पे देखा था। जबकि जो ब्राह्मणी नदी है और जो सुवर्णरेखा नदी, ये तो हमारे रांची वाले प्लेटू से ही निकलती है। ठीक है, तो उसके बाद है कि क्वेश्चन जो चेनाब नदी है, चेनाब नदी जो है वो किस जो हिमाचल प्रदेश उसके कहा किस डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है, तो चेनाब नदी जो है वो लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, और चेनाब नदी बना कैसे, जो छोटी छोटी नदियों जो जलधाराएं हैं उनके कन्फ्लुएंस यानी उनके संयोग से, जुड़ाव से बना है। तो चंद्रा भागा इधर से आती है, भागा इधर से आती है, तो चंद्रा भागा मिलके क्या बनाती है, चेनाब बनाती हैं। जैसे हमने देखा था कि भागीरथी और अलकनंदा मिलके गंगा बनाई थी, वैसे चंद्रा और भागा मिलके क्या बनाती हैं, चेनाब नदी बनाती हैं। उसके बाद है कि अमृतधारा वाटरफॉल कहाँ पे है, तो अमृतधारा वाटरफॉल जो है वो कहाँ पे है, वो हसदेव रिवर पे है, छत्तीसगढ़ में। दोस्तों ये वाटरफॉल वाला क्वेश्चन आगे भी आएगा, पर अभी हम देख लेते हैं। यहाँ पे घटना चक्र में दिया था, तो छत्तीसगढ़ में जो हसदेव रिवर है वहाँ पे है हमारी अमृतधारा वाटरफॉल। उसके बाद अगर हम लेंथ वाइज रिवर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएं तो कौन सा होगा, देखो अब ये पूरा ऑल ओवर इंडिया की बात चल रही है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लेंथ किसकी है, गंगा नदी की है। ठीक है, तो गंगा नदी की जो लेंथ है वो सबसे ज़्यादा है, कितना है, 25 किलोमीटर। उसके बाद दूसरे नंबर पे पूरे इंडिया में गोदावरी आता है, 1465 किलोमीटर के आसपास है गंगा गोदावरी। फिर आती कृष्णा नदी है 1400 किलोमीटर के आसपास लेंथ वाइज। फिर है नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर के आसपास, फिर महानदी 857। तो आप देख रहे हो कि दोनों जी वाले नंबर 1 और 2 पे हैं, गंगा गोदावरी हो गया, फिर अपना आता है कृष्णा आता है, फिर ठीक है कृष्णा रिवर आता है तीसरे पे, फिर एनएम आता है, नर्मदा एंड महानदी आता है। तो ये इंडिया के रिवर का लेंथ है, फर्स्ट पे गंगा गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर नर्मदा, फिर महानदी। उसके बाद है कि नर्मदा नदी की कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, तो नर्मदा नदी की कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो स्ट्रक्चरल ओरिजिन है। स्ट्रक्चरल ओरिजिन मतलब कि ये एक ड्रिफ्ट वैली यानी ये फॉल्ट से होकर फ्लो करती है।
ठीक है। तो ये था हमारा पेनिनसुलर रिवर के बारे में, पूरी सारी नदियों के बारे में था। अब जो हमारा यहाँ पे मिसलेनियस चैप्टर स्टार्ट होता है रिवर के बारे में, तो इंडिया के जो अलग अलग टाइप के, चाहे वो नॉर्थ की हो, चाहे साउथ की हो, चाहे ईस्ट की हो, चाहे वेस्ट की हो, इन सब रिवर की क्या क्या स्पेशल बातें हैं और उनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, उसके बारे में एक बार हम देख लेते हैं। दोस्तों ये जो चैप्टर है ये अपने साथ बहुत ही कई सारे इम्पोर्टेंट और कई सारे रिपीटेड क्वेश्चन कई सारे लेकर आया है, ठीक है। तो इनको हम एक बार क्या करते हैं, देख लेते हैं। तो कुछ यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है, जैसे तीस्ता रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लेक चोलमन इन सिक्किम। तो जो तीस्ता रिवर है वो सिक्किम राज्य के चोलमन लेक से निकलती है, इसका ओरिजिन है, ठीक है। उसके बाद रंजीत जो रिवर है वो क्या है, तीस्ता रिवर की ट्रिब्यूटरी है और सिक्किम में ओरिजिनेट होती है, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्या है कि तीस्ता फ्लोज थ्रू द वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम बिफोर एंटरिंग बांग्लादेश। दोस्तों जो तीस्ता नदी है, तीस्ता नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, और ये जो नदी है ये इंडिया में सिक्किम में ओरिजिनेट होती है और सिक्किम के बाद वेस्ट बंगाल में आती है और फिर बांग्लादेश में चली जाती है। रंजीत इसकी सहायक नदी है और ये इसका ओरिजिन क्या है, लेक चोलमन सिक्किम। उसके बाद है कि सतलुज रिवर जो है, सतलुज रिवर कट्स अक्रॉस ऑल रेंजेज ऑफ हिमालय एंड इज अ ट्रांस हिमालयन रिवर। तो ये क्वेश्चन कई बार आया कि 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि ट्रांस हिमालयन रिवर कौन सी है। तो जो सतलुज रिवर है, हमने देखा था कि सतलुज जो मानसरोवर लेक है, इसके इधर से तो ब्रह्मपुत्र रिवर निकल गई, इधर से इंडस रिवर और इधर से हमारी सतलुज रिवर निकल जाती है। तो हमारी जो सतलुज रिवर है ये ट्रांस हिमालयन रिवर इसीलिए है क्योंकि यहाँ से निकलती है और रोहतांग पास से होते हुए ये पूरे क्या करती है, ग्रेटर हिमालय को भी कट करती है, मिडिल हिमालय को भी कट करती है और शिवालिक को भी कट करती है। तो हिमालय के पार से इसका ओरिजिन, इसीलिए इसको ट्रांस हिमालयन रिवर बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी ट्रांस हिमालयन रिवर कौन सी है, इंडस रिवर हो जाएगी और ये भी हो जाएगी हमारी ब्रह्मपुत्र हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है दूध गंगा रिवर जो है वो कहाँ पे है, तो दूध गंगा रिवर जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। वैसे इस नाम के उत्तराखंड में भी है, लेकिन हमारा जो ऑप्शन दिया था एग्जाम में वो जम्मू कश्मीर दिया था, तो अभी हम जम्मू कश्मीर ही याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद है तेल रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो तेल रिवर महानदी की ट्रिब्यूटरी है। तो जो महानदी है हमारे पेनिनसुलर रिवर, उसकी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो क्या है, तेल रिवर है। उसके बाद कृष्णा नदी की अभी हमने बताया था जो कि इनिशियल वीडियो में कि जो कृष्णा नदी उसकी सहायक नदियों के बारे में दिया है। तो 3-4 इसकी सहायक नदियाँ हैं। एक तो भीमा नदी है, ठीक है, भीमा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। अब भीमा नदी को हम ऐसे याद रख सकते हैं, भीम जो है महाभारत से रिलेटेड थे, महाभारत में लॉर्ड कृष्णा भी थे, तो ऐसे हम इसको रिलेट कर सकते हैं। तो भीमा नदी इसकी सहायक नदी होगी। उसके बाद तुंगभद्रा नदी है, तुंगभद्रा नदी जो है वो कृष्णा की सहायक मेन ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक से जुड़ती है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। फिर है कोयना नदी है, फिर घाट प्रभा है, माल प्रभा है और पंचगंगा है, ठीक है। ये कुछ मेजर ट्रिब्यूटरी हैं कृष्णा रिवर की। उसके बाद हगारी रिवर जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, हगारी रिवर जो है तुंगभद्रा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। दोस्तों ये है हमारी कृष्णा नदी, कृष्णा की नदी बन गई तुंगभद्रा और तुंगभद्रा की सहायक नदी बन गई हगारी नदी। इसको वेदावती रिवर भी कहा जाता है, ये क्वेश्चन आया यूपीपीसीएस में। उसके बाद है कि जो सोन रिवर है उसका एक्चुअल सोर्स क्या है, एक्चुअल सोर्स ऑफ सोन रिवर, तो वो है हमारा अमरकंटक जो प्लेटू है, जो एमपी मध्य प्रदेश में जो शहडोल डिस्ट्रिक्ट है, शहडोल डिस्ट्रिक्ट के अमरकंटक प्लेटू से निकलती है। और ये उत्तर प्रदेश स्टार्टिंग में पहले क्या झारखंड में फ्लो होती है, फिर उत्तर प्रदेश में, झारखंड उत्तर प्रदेश और बिहार इन 3 राज्यों में फ्लो होती है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे मैप वाइज देखें तो इसका कुछ ओरिजिन ऐसे गंगा रिवर ऐसे जा रही है, फिर इसके बाद सोन रिवर यहाँ से जाके जुड़ती है, पटना में जाके गंगा रिवर से मिक्स होती है और इसकी ट्रिब्यूटरी है नॉर्थ कोयल और रिहंद नदी। रिहंद नदी आप देखोगे आगे रिहंद डैम बना हुआ है, उस पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब क्या है कि आपस में रिलेटेड है, मैंने इसीलिए छोटा एग्जाम इमेज बनाया रहता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये है हमारी अमरकंटक रिवर से निकलने वाली सोन नदी, ठीक है। उसके बाद है कि नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस ऑफ रिवर अगर हम देखें तो नॉर्थ से साउथ यानी इस डायरेक्शन में, तो किशन गंगा नदी तो ऑब्वियस है कि ये जम्मू एंड कश्मीर में है, तो सबसे नॉर्थ में यही है। किशन गंगा एक्चुअल में झीलम नदी की सहायक नदी है।
किशन गंगा के बाद गंगा नदी आता है, तो गंगा नदी के बाद फिर वेन गंगा आता है। दोस्तों याद होगा कि वेन गंगा और पेन गंगा की बात हमने की थी तब गोदावरी नदी की ट्रिब्यूटरी की बात की थी। तो ये दोनों तो पेनिनसुलर इंडिया की हो गई, ठीक है। और गंगा रिवर हमारी जो है वो उत्तराखंड से निकलती है और किशन गंगा जम्मू कश्मीर से। नॉर्थ टू साउथ अगर हम इनको देखना चाहें तो किशन गंगा आएगा, फिर गंगा आएगा, फिर वेन गंगा आएगा, फिर पेन गंगा आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक हमने इसका इमेज बनाया हुआ है कि ये जो हमारी कृष्णा नदी है उसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। तो सॉरी कृष्णा कह रहा हूँ कि गोदावरी नदी की। तो देखो मंजरा नदी जो है इसकी राइट में जुड़ती है, इंद्रावती इसकी लेफ्ट में जुड़ती है, वेन गंगा के डायरेक्शन ये है, पेन गंगा का डायरेक्शन ये है, तो पूर्णा की डायरेक्शन ये है, पूर्णा की। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि ये इनका नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर है। एक्चुअली किशन गंगा में कभी कन्फ्यूजन होगा नहीं, गंगा में होगा नहीं, बाकी कन्फ्यूजन होता है पेन गंगा एंड वेन गंगा में। तो हमने अभी देखा कि सबसे पहले आता है हमारा वेन गंगा जो है नॉर्थ में है। तो आप देख सकते हो यहाँ से वेन गंगा ऐसे ऊपर से आती है और पेन गंगा इधर से आती है, तो ये नॉर्थ में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है हमारा रिवर्स दैट पास थ्रू हिमाचल प्रदेश से कौन कौन सी नदी जाती है। तो दोस्तों ब्यास नदी है, चेनाब नदी है, रावी नदी है, सतलुज नदी है और यमुना नदी भी जाएगी। आप बिलीव नहीं करोगे पर अगर आप नॉर्मली देखोगे तो आप समझ नहीं पाओगे यमुना नदी हिमाचल में भी जाती है, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि हिमाचल प्रदेश से बिल्कुल टच करते हुए निकलती है। बहुत ही कम छोटा सा पोर्शन यमुना का हिमाचल में पड़ता है, पर एक्चुअल में ये हिमाचल में पड़ता है। ये यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद ईडन कैनाल जो है वो किस नदी से लेकर बना था। ईडन कैनाल जो है वो दामोदर नदी से निकाल के बनाया गया था। इसके बाद से दामोदर नदी जो है थोड़ा सा हेल्पफुल हुई है, जो कि सहारा ऑफ बंगाल के नाम से जानी जाती थी। उसके बाद दामोदर नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो मैंने कंसाइज करने की कोशिश की है। एक तो ये है कि दामोदर नदी हमें तो पता ही कि ये किसकी, हुगली नदी की ट्रिब्यूटरी, हमने पिछले क्लास में ही देख लिया था बाकायदे इमेज के साथ में। तो अब दामोदर नदी को सहारा ऑफ बंगाल कहते हैं। मैंने बताया था कि ये खनन वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है, तो रिवर में क्या होता है बहुत ही सारे मिनरल्स गाद जमा हो जाते हैं, तो इससे पानी उफान मारता है और बाहर निकल आता है। तो ये सहारा ऑफ बंगाल के नाम से जाती है, और दूसरा तो पॉल्यूटेड भी होती है। उसके बाद अगर दामोदर नदी की ओरिजिन की बात करें तो दामोदर नदी का ओरिजिन जो है वो छोटा नागपुर प्लेटू है, ठीक है। और उसके बाद दामोदर नदी जो है वो रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है। दोस्तों अभी इंडिया की 3 नदियां ऐसी हैं जो रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है, ये हमें जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 तो हमने अभी देख लिया कि एक तो नर्मदा रिवर है, दूसरी ताप्ती रिवर है, लेकिन तीसरी जो है वो दामोदर नदी है जो रिफ्ट वैली से जाती है। दोस्तों रिफ्ट वैली का मैंने पिछली क्लास में बताया था कि सपोज करो ये एक माउंटेन है, यहाँ पे क्रैक डेवलप हो गए, तो ये क्रैक धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और इसको धीरे धीरे फिर क्या कर देगा, इसको ऐसे कुछ अलग कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से होकर नदी गुजर जाएगी और यहाँ पे ये इसका ये पोर्शन है और ये वाला इसका ये पोर्शन, और बीच में ये क्या होगा गड्ढा साहिब का हो गया, तो ये रिफ्ट वैली बन जाती है। तो ये दामोदर नदी भी रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है। तो इसको ऐसे भी याद भी रख सकते हो कि दामोदर में दम है, इसीलिए वो रिफ्ट वैली को काटते हुए बहती है, ठीक है। और उसके बाद है कि इसकी जो ट्रिब्यूटरीज कौन सी नदी इसकी, बराकर नदी जो है, बराकर बरकी एंड जमुनिया जो है दामोदर की ट्रिब्यूटरी नदी हैं। दोस्तों इसमें से आपको एक इम्पॉर्टेंट जो बराकर नदी है उसको याद रखना जरूरी है। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि बराकर किसकी सहायक नदी है, तो वो दामोदर नदी की है। और इसका एक ट्रिक है कि दामोदर भाई से बराकर यानी बचा कर चलो। उसके बाद है कि इन चारों नदियों में सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कौन सी है, गोमती नदी, दामोदर, पेरियार एंड महानदी। तो दोस्तों ऑब्वियस है ये दामोदर नदी है, ज़्यादा पॉल्यूटेड है क्योंकि ये माइंस एंड इंडस्ट्री से होके गुजरता है और इसीलिए तो इसको सारो बोला जाता है, क्योंकि बाढ़ तो लाता ही, साथ में पॉल्यूटेड होने के कारण कई सारे और दिक्कतें लाता है। उसके बाद हमारा लैंड बाउंडेड रिवर कौन सी है। दोस्तों लैंड बाउंडेड रिवर का मतलब होता है कि इनलैंड रिवर, यानी जो नदी किसी समुद्र में नहीं ख़त्म होती बल्कि किसी लेक में या किसी गड्ढे में जाके ख़त्म हो जाती है, मतलब यानी किसी लैंड के अंदर ही या समुद्र में नहीं जाती, उसको इनलैंड रिवर या लैंड बाउंडेड रिवर कहते हैं। तो इंडिया में एकमात्र लूनी नदी है जो क्या करती है,
लैंड बाउंडेड रिवर है, मतलब लैंड ही उसकी बाउंड्री है, ठीक है। इसको हम लोग इनलैंड ड्रेनेज रिवर सिस्टम भी कहते हैं, यानी रिवर्स दैट डज नॉट रीच ओशियन एंड फॉल्स इनटू अ लेक और इनलैंड सी। और ये कहाँ पे डिसअपियर होती है? ये रन ऑफ कच्छ में क्या होती है? डिसअपियर हो जाती है। गल्फ ऑफ कच्छ नहीं, रन ऑफ कच्छ। गल्फ ऑफ कच्छ तो हमारा वाटर का एरिया है। तो उसके बाद कुछ और इनलैंड रिवर्स के नाम दिए हैं यहाँ पे। दोस्तों मैंने एकमात्र रिवर इसलिए बोला क्योंकि जो बाकी नदियाँ हैं वो उतनी बड़ी नहीं है, बिल्कुल छोटी सी हैं, ठीक है। और जो लूनी नदी है वो थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा राजस्थान में इसका बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस है एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन कुछ और नदियाँ हैं जो छोटी छोटी हैं और लैंड रिवर हैं, घग्गर, बनास एंड सरस्वती रिवर, ठीक है। लेकिन ये नाम मात्र की हैं। एग्ज़ाम में बस यही वाला आता है ऑप्शन में कि जो लूनी नदी है उसको हमें याद रखना है, ठीक है। उसके बाद कौन सी ऐसी नदी है जो मैक्सिमम शिफ्टिंग आप कोर्स करते हैं, मतलब इंडिया की कौन सी नदी है जो सबसे ज़्यादा अपना रास्ता बदलती है? तो सबसे ज़्यादा अपना रास्ता कौन सी बदलती है? कोसी नदी बदलती है, ठीक है। और अरुणा नदी जो है उसकी इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है कोसी नदी की। इसी रास्ता बदलने के कारण ये बहुत सारे बाढ़ ले आती है बिहार में, और इसीलिए इसको सारो ऑफ बिहार कहते हैं। दोस्तों कोसी नदी जो अपना रास्ता क्यों बार बार बदलती है, उसका रीज़न ये है कि ये जब हिमालय के तलहटी से नीचे वाले पोर्शन से गुजरती है तो उस एरिया में बारिश बहुत ज़्यादा होती है। और वैसे भी हिमालय जो है सेडिमेंट्री माउंटेन से बना है, तो अपने साथ ढेर सारे मिट्टी बहा के ले आती है। और फिर जब जैसे ही इसका ढलान कम होता है तो बीच में मिट्टी जमा कर देती है और वाटर जो इसका इधर उधर फैल जाता है, छितरा जाता है। तो समझ को ऐसे आ रही थी, फिर यहाँ मिट्टी जमा कर दी, इधर 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 ऐसे फैल गई और इससे क्या आ जाता है, ढेर सारा बाढ़ आ जाता है। तो ये जो कोसी नदी है इसको हम लोग इसीलिए इसमें बाढ़ आता है, इसलिए हम इसको सारो ऑफ बिहार कहते हैं, ठीक है। उसके बाद खरी रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? चंबल रिवर की, ठीक है। और चंबल हमने पता है कि चंबल किसकी है? यमुना की, और यमुना फाइनली गंगा में मिलती है। तो खरी रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? चंबल नदी की है। उसके बाद कोसी रिवर का जो ओरिजिन है वो कहाँ पे है? तो कोसी रिवर जो कि बिहार में हर साल बाढ़ बहुत सारे लेकर आती है और खूब तबाही मचाती है। कोसी नदी जो उसका ओरिजिन क्या है? गोसाईनाथ है। ईस्टर्न नेपाल में जो एक जगह है गोसाईनाथ, वहाँ से निकलती है। इसका ग्लेशियर कोई सोर्स नहीं है, ठीक है। ये गोसाईनाथ नामक एक जगह है, वहाँ पे थोड़ा सा लेक टाइप का पानी होता है, वहाँ से निकलती है। तो ग्लेशियर इसका कोई भी स्लोप नहीं, उसका कोई भी वो जगह नहीं, मतलब कि ग्लेशियर से नहीं निकलती है। उसके बाद है हमारा कि अगर हम देखें कि जो त्रिवेणी कैनाल है, त्रिवेणी कैनाल किस नदी पे बना हुआ है? दोस्तों त्रिवेणी कैनाल जो है वो गंडक रिवर पे बना हुआ है, ठीक है। और अगर यहाँ पे कुछ नदियाँ दी है जिनको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है, तो श्योक रिवर है, फिर जास्कर रिवर है, फिर स्पीति रिवर है, फिर सतलुज रिवर है। दोस्तों सतलुज हमें पता है हिमाचल प्रदेश में, स्पीति रिवर भी हिमाचल प्रदेश में है, और ये सतलुज की नॉर्थ से आती है और सतलुज में जुड़ जाती है। तो स्पीति रिवर भी जो है वो सतलुज रिवर, जैसे सतलुज रिवर ऐसे फ्लो होती है, ये सतलुज रिवर है, ये सतलुज रिवर ऐसे फ्लो हो रही थी, ऊपर से आके इसमें कौन सी नदी मिल जाती है? स्पीति नदी मिल जाती है, ठीक है। और ये हमारी सतलुज नदी है, तो ये नॉर्थ में हो जाएगा। जास्कर नदी हमें जानते हैं, जास्कर रेंज जो है हमारा ट्रांस हिमालयन रेंज है, तो वहाँ पे फ्लो होती है। और ये जो है वो इंडस नदी की सहायक नदी, और श्योक नदी जो है सबसे ऊपर से आके और मिलती है। तो ऐसे इंडस नदी ऐसे जाती है तो श्योक इधर से आती है, जास्कर ऐसे इधर से आता है, फिर उसके बाद आप स्पीति ऐसे देखो, सतलुज ऐसे देखो। तो ये चारों नदियाँ आप नॉर्थ टू साउथ आराम से समझ सकते हो कि श्योक आएगा, फिर जास्कर आएगा, फिर स्पीति आएगा, फिर सतलुज आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ दोआब के नाम दिए हैं जिनको हमें देखना है, जैसे बिष्ट दोआब BI मतलब ब्यास, और ST मतलब सतलुज। तो ब्यास और सतलुज के बीच में बेस्ट दोआब है। दोस्तों दोआब का मतलब क्या होता है? दो मतलब दो, आब मतलब पानी, तो दो नदियों से मिलके जो जगह बनता है उसको दोआब बोला जाता है। तो उसके बाद रावी एंड ब्यास के बीच में क्या बनेगा? बारी बनेगा, R से रावी और B से ब्यास। उसके बाद रावी एंड चेनाब के बीच में क्या बनता है? रचना बनता है, रावी एंड चेनाब से, ठीक है। उसके बाद अगर हम चेनाब और झेलम के बीच में देखें कौन सा दोआब बनेगा, तो चेनाब से CH चार्ज बनता है, CS से हमारा क्या बन जाएगा? चेनाब बन जाएगा, और J से झेलम बन जाएगा। तो बिष्ट दोआब, ब्यास एंड सतलुज इनके फर्स्ट लेटर से मिलके बनते हैं, ठीक है। यहाँ से हम इसको समझ सकते हैं ऐसे ही। उसके बाद है कि जो हमारी ये मयूराक्षी रिवर है, एक मिनट यहाँ पे एक मैप था, हाँ
ठीक है, ठीक है। उसके बाद है मयूराक्षी जो रिवर है ये कहाँ पे है? मयूराक्षी रिवर जो है झारखंड में फ्लो होती है, संथाल परगना है वहाँ पे फ्लो होती है मयूराक्षी रिवर, ठीक है। उसके बाद इंडिया का अगर फर्स्ट रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट पूछता है तो कौन सा है? K9 बेतवा है, जो कि यूपी एंड एमपी में है। ये इंडिया का फर्स्ट रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, ठीक है। द जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ यूपी एंड एमपी जो राजघाट है, राजघाट रिवर प्रोजेक्ट किस नदी पे है? तो राजघाट रिवर प्रोजेक्ट जो है वो बेतवा नदी पे है, ठीक है। तो राजघाट जो है बापू के धर्मस्थली है, बासे बापू बासे बेतवा ऐसे याद रख सकते हैं। तो जो जॉइंट उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का जो जॉइंट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, यानी जो डैम राजघाट रिवर वैली प्रोजेक्ट बना हुआ है, वो किस नदी पे है? वो बेतवा नदी पे है। तो ये हमारी यमुना नदी कृष्णा बेतवा जाती है, तो बेतवा पे यहाँ पे राजघाट रिवर वैली प्रोजेक्ट बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पे कुछ रिवर के सोर्स ओरिजिन दिया, यहाँ पे रिवर दिया है। तो जो ब्रह्मागिरी हिल्स अभी हमने देखा, ब्रह्मागिरी हिल से कावेरी नदी निकलती है। वेरीनाग स्प्रिंग से क्या निकलता है? झेलम निकलता है। तो वेरीनाग से झेलम निकलता है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो अनाकोंडा मूवी थी उसमें जो बड़ा नाग था वो बहुत ही जितने भी वो फॉरेस्ट में लोग गए थे उनको बहुत ज़्यादा झिलाया था। तो वेरीनाग जो है वेरीनाग स्प्रिंग से झेलम नदी निकलती। उसके बाद अभी हमने देखा था जो महाबलेश्वर है नासिक डिस्ट्रिक्ट में, महाबलेश्वर जो है महाराष्ट्र में, वहाँ से कृष्णा नदी निकलती है। और छोटा नागपुर प्लेटू से कौन सी नदी निकलती है? सुवर्णरेखा नदी निकलती है, ठीक है। उसके बाद असर्शन एंड रीजनिंग का एक क्वेश्चन है कि काली नदी या शारदा नदी इसको कहते हैं। काली रिवर इज अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो अच्छा, ये काली नदी जो साउथ इंडिया की है, जबकि वो जो नदी था वो उसका नाम भी काली था, काली रिवर था उसका सिंपली, और इसका नाम क्या है? काली नदी है। थोड़ा सा ध्यान समझना कि काली नदी रिवर जो है वो साउथ इंडिया में है और काली रिवर नॉर्थ में है, ठीक है। तो काली नदी रिवर जो है वो साउथ इंडिया में है, ठीक है। तो और ये वेस्ट साइड में बहती है। यहाँ पे जो मैप दिया है सही से मैंने बनाया था, वेस्टर्न घाट से ऐसे निकलती है, ठीक है। तो असर्शन तो सही है। इसके बाद क्या कि द डेक्कन प्लेटू इज हायर अलॉन्ग इट्स वेस्टर्न एज। जो डेक्कन प्लेटू है वो वेस्टर्न, जो इसका वेस्टर्न एज है वहाँ पे हायर है और जेंटली स्लोप्स टुवर्ड द बे ऑफ बंगाल ईस्ट। तो और बे ऑफ बंगाल ईस्ट में जो है वो क्या करता है? जेंटली स्लोप करता है। दोस्तों इस लाइन का मतलब ये जो हमारा ये डेक्कन प्लेटू बनता है इस वाले एरिया से, इस एरिया से जो डेक्कन प्लेटू बन रहा है तो इसकी हाइट जो इधर है वो ज़्यादा है और इधर ऐसे जेंटली स्लोप करता है, ठीक है। तो इसी का यही कारण है तो सारी नदियाँ इधर जाके गिरती है ना, कृष्णा गोदावरी महानदी सारी नदियाँ और कावेरी। और बाकी वेस्टर्न साइड में इसका हाइट ज़्यादा है और बिल्कुल स्लेंट हाइट करती है। जो हमने बताया था इनिशियल क्लास में जब हमने पेंसुलर इंडिया की ओरिजिन पढ़ा था कि ये जो है सबसिस्टेंस, यहाँ पे ये जो प्लेट है वो सबसिडाइड कर गया था, मतलब नीचे झुक गया है। तो नीचे झुकने के कारण यहाँ पे अच्छा खासा स्लोप क्रिएट हुआ है, इसीलिए तो इधर की नदियाँ जो है बहुत तेज़ से गति से जाती हैं और डेल्टा नहीं बनाती। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट क्या हमारा सही है, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड का हाईएस्ट आर्क ब्रिज कहाँ पे है? चेनाब नदी में बना। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, अब उतना इम्पोर्टेंट नहीं रह गया है। उसके बाद ये है कि महात्मा गांधी सेतु कहाँ पे है? तो महात्मा गांधी सेतु जो है बिहार में जो गंगा नदी है, गंगा नदी पे बना हुआ, पटना में गंगा नदी पे बना है महात्मा गांधी सेतु, ठीक है। उसके बाद कुछ नदियाँ दी हैं यहाँ पे, जैसे ब्यास दिया है, चेनाब दिया है, रावी दिया है, सतलुज दिया है। इन चारों नदियों में कौन सी ऐसी नदियाँ हैं जो इंडिया में ओरिजिनेट नहीं होती? तो अभी हमने देख चुके हैं कि सतलुज नदी जो है वो ट्रांस हिमालयन रिवर है और ये इंडिया में नहीं ओरिजिनेट होती। ये कहाँ पे होती है? ये मानसरोवर लेक है वहाँ पे ओरिजिनेट होती है, नियर मानसरोवर लेक। और एग्जैक्ट लोकेशन क्या है इसका? एग्जैक्ट लोकेशन इसका रक्सताल है। रक्सताल जो लेक है, देखो तिब्बत में जो मानसरोवर लेक है वहाँ पे एक रक्सताल लेक है उसी के आसपास, उसी से ही इस सतलुज रिवर का ओरिजिन होता है। तो सतलुज रिवर का ओरिजिन प्लेस क्या है? रक्सताल लेक, ठीक है। और ये सिपकीला पास से होके गुजरती है। उसके बाद है कि कपिली रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो कपिली रिवर हमने देखा था अभी ऊपर की पिछले क्लास में कि ब्रह्मपुत्रा नदी की ट्रिब्यूटरी, कपिली या कोपिला जो भी कहा जाए। उसके बाद इन चारों नदियों में से किसका कैचमेंट एरिया ज़्यादा है? जैसे महानंदा, रामगंगा, गंडक एंड सोन, इन सब में मैक्सिमम कैचमेंट एरिया किसका है? तो दोस्तों मैक्सिमम कैचमेंट एरिया इनमें किसका है? सोन का है। सोन का है सबसे ज़्यादा है, फिर रामगंगा का है, फिर
फिर महानंदा का है, फिर गंडक नदी का है। वैसे भी आप लेंथ वाइज भी देखोगे तो सोन ही सबसे बड़ी है। उसके बाद यहाँ पे नदियाँ दिए हैं और उनके ट्रिब्यूटरीज दिए हैं। जैसे सोन किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की है। उसके बाद मंजरा या मंजरी किसका ट्रिब्यूटरी? अभी हमने देखा था ऊपर गोदावरी, ठीक है, मंजरी देवी की गोद में वो जो कहानी प्रचलित थी, तो मंजरा का कहाँ पे? गोदावरी है। फिर भीमा किसकी है? कृष्णा नदी के। भीम पांडव में थे, पांडव महाभारत में कृष्ण एसोसिएटेड हो जाते हैं। और केन किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की सहायक नदी है, ठीक है। तो ये हैं हमारे कुछ रिवर ओरिजिन और उनके। यहाँ पे मंजरी को लेके कंफ्यूज हो सकता है, तो मंजरी गोदावरी की सहायक नदी है, ठीक है। उसके बाद तीस्ता नदी को देखें हम, तो तीस्ता किसकी सहायक नदी है? तीस्ता जो है ब्रह्मपुत्रा नदी की सहायक नदी है। इंद्रावती हमने अभी देखा गोदावरी नदी की सहायक नदी है। चंबल जो है किसकी है? यमुना की सहायक नदी है। वेनगंगा हमने अभी देखा गोदावरी की सहायक नदी है। और उसके बाद दूध गंगा जो है, दूध गंगा किसकी है? दूध गंगा जो हमारी है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। और उसके बाद हेमावती नदी किसकी है? अभी हमने देखा था कावेरी के। तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में मैंने कई सारे क्वेश्चन को कंबाइन करने का प्रयास किया था कि कई सारे ट्रिब्यूटरीज और उनकी नदियों को एक साथ मैंने रख दिया था, ठीक है। उसके बाद एक लिस्ट और है कि रिवर है और स्टेट पूछा है। तो लूनी नदी अभी हमने देखा, लूनी नदी जो इनलैंड रिवर है वो राजस्थान में है, ठीक है। निकलती कहाँ से? अरावली हिल में जो पुष्कर वैली है वहाँ से निकलती है। इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ में निकलती है और ये गोदावरी की सहायक नदी है। फिर भीमागढ़ कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में है। भीमा नदी कहाँ पे है? तो भीमा नदी जो है उसका जो एरिया है वो महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना तीनों में फैला हुआ है, ठीक है। घाट प्रभा जो कि कृष्णा की सहायक नदी है कहाँ पे है? महाराष्ट्र एंड कर्नाटका में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ नदियाँ दिया है और उसमें पूछ रहा है कि इन चारों नदियों में से सुपर इम्पोज्ड रिवर कौन सी है। दोस्तों सुपर इम्पोज्ड रिवर का मतलब ये होता है कि जब कोई रिवर अपने स्लोप का फॉलो नहीं करती है बल्कि स्लोप के अपोजिट जाके पहाड़ों को चीरते फाड़ते निकलती है, तो उसको कहते हैं कि सुपर इम्पोज रिवर। मतलब कि वो जो नॉर्मल कोर्स है, नॉर्मल जो ढलान है उसको फॉलो नहीं करती बल्कि अपना एक खुद ही रास्ता बनाती है। तो इन सब में जो चंबल रिवर है, हमने पढ़ा था जो चंबल रिवायन है, बीहड़ वाला क्षेत्र है, तो चंबल रिवर इसीलिए तो है क्योंकि वो बीहड़ वाले क्षेत्रों से गुजरती है जबकि ना कि वो स्लोप को फॉलो करती है। तो चंबल रिवर इज एग्जाम्पल ऑफ सुपर इम्पोज रिवर। सुपर इम्पोज रिवर डजेंट फॉलो द स्लोप्स ऑफ लिथोस्फीयर एंड इरोड्स टू मेंटेन इट्स पाथ। इनके रास्ते में जो भी चीज़ें आ जाता है उनको धीरे धीरे काटती पीटती वो अपना रास्ता खुद ही बना लेती हैं। और ये स्लोप यानी जो ढाल होती है, जो प्रवणता होती है उसका फॉलो नहीं करती कि अगर ढाल इधर है तो हम इधर ही बहेंगे, ये इधर भी बह सकती है, ढाल इधर है जबकि, ठीक है। तो चंबल चलेगी अपने पथ पर ही, यानी सुपर इम्पोज्ड है। एक सुपर इम्पोज रिवर क्या है? सोन भी है अपनी, ठीक है। ये दोस्तों आप देख सकते हो कि जो पूरा पेनिनसुलर प्लेटू उसका ढलान इस साइड में है, ठीक है, जबकि ये नदियाँ इधर जा रही हैं। तो यहाँ से भी आप सोच सकते हैं। उसके बाद है संकोश रिवर। संकोश रिवर जो है वो असम एंड वेस्ट बंगाल के बीच में क्या बनाती है? बाउंड्री ये वेस्ट बंगाल वाला पोर्शन ऐसे ख़त्म होता है, असम इससे स्टार्ट होता है, तो ये बीच में बनाती है संकोश। तो संकोश रिवर जो है ये क्या बनाती है? ये संकोश रिवर जो है वो बाउंड्री बनाती है, ठीक है। किसके बीच? दो राज्यों में, असम एंड वेस्ट बंगाल के बीच। और इसका ओरिजिन जो है भूटान से होता है। और इसकी ट्रिब्यूटरी क्या है? ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखो एक बहुत ही अच्छे से इमेज बनाया, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है ना इसलिए मैंने बनाया था इसको। ये भूटान से ओरिजिन हुआ इसका, ठीक है। और इधर असम है, इधर वेस्ट बंगाल, तो ये बॉर्डर बनाते हुए फ्लो करती है संकोश रिवर, ठीक है। और यहाँ पे आके ब्रह्मपुत्रा में फिर क्या हो जाती है? मिक्स हो जाती है। इधर से ऐसे ब्रह्मपुत्रा जा रही, संकोश आगे भूटान से निकली, इधर असम है, इधर वेस्ट बंगाल है। तो ये है, ये छोटे छोटे इमेज जो होते हैं ना वो चीज़ों को याद रखने में बड़े हेल्पफुल हो जाते हैं। उसके बाद रिवर ओरिजिनेटिंग इन एमपी बट ड्रेनिंग इट्स वाटर इनटू गल्फ ऑफ खंभात। ऐसी कौन सी नदी जो मध्य प्रदेश में उत्पन्न होती है लेकिन उस अपना पानी जो है गल्फ ऑफ खंभात में गिराती है? तो ये है माही नदी, ठीक है। माही नदी जो है आप देखोगे, माही नदी ऐसे स्टार्ट होती है और ऐसे उल्टा थोड़ा सा फ्लो होती है, और फाइनली कहाँ पे आती है? ये गल्फ ऑफ खंभात में आती है। तो मध्य प्रदेश में उत्पन्न होती है, फिर राजस्थान में जाती है, फिर गुजरात से होती हुई ऐसे गिर जाती है। और माही नदी आप देख सकते हो ऐसे ये ट्रॉपिक
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कर्क रेखा गुजरता है, तो माही नदी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को भी 2 बार काटती है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि इंडिया की कौन सी नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है, तो ये है महानदी। ठीक है, उसके बाद है किशन गंगा। किशन गंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है? अभी हमने ऊपर देखा था किशन गंगा इस ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम नदी। ठीक है, और झेलम नदी में हमारा तुलबुल प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो किशन गंगा जो है हम ऐसे याद रख सकते हैं, किसान जो होता है वो गंगा के बाढ़ से बहुत ज़्यादा झेलता है। तो किशन गंगा प्रोजेक्ट या किशन गंगा नदी किसकी सहायक नदी है? झेलम नदी की सहायक नदी है। ठीक है, उसके बाद है कि पूर्वी धौली गंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो पूर्वी धौली गंगा जो है वो काली रिवर की ट्रिब्यूटरी है। और काली रिवर हमने देखा था अभी वो नेपाल वाला है, काला पानी में निकलती है लिपू लेक के पास। ठीक है, उसके बाद है मीठी रिवर जो है ये कहाँ पे है? मीठी रिवर जो है मुंबई में है और इसका ओरिजिन कहाँ पे? बिहार लेक में है। तो ये सिंपली ऐसे क्वेश्चन आता है कि मीठी रिवर किस सिटी पे है, किस सिटी में है? तो मीठी रिवर मुंबई में है हमारा। ठीक है, उसके बाद है रावी एंड झेलम ज्वाइन चेनाब एंड चेनाब ज्वाइन सतलुज एंड देन सतलुज ज्वाइन इंडस। देखो कितना अच्छा से दिया है यहाँ से कि ये हमारी इंडस नदी फ्लो हो रही थी, इंडस नदी में आके सतलुज नदी बहा। ठीक है, ये सतलुज नदी थी, ये इंडस नदी ये है, सतलुज नदी से आगे जुड़ा। अब सतलुज से आगे जुड़ता है हमारा चेनाब नदी। ठीक है, अब उस चेनाब नदी से आगे कौन जुड़ता है? झेलम नदी जुड़ता है, और झेलम से कौन जुड़ता है? रावी नदी जुड़ता है। तो ये है इसका ऑर्डर है। ठीक है, तो ये इनका ऑर्डर है। और वैसे इनका ऑर्डर चलता है, सतलुज चलता है, सतलुज है, फिर अगर हम इनको साउथ टू नॉर्थ देखें तो सबसे पहले साउथ में सतलुज आएगा, फिर ब्यास आएगा, फिर रावी आएगा, फिर चेनाब आएगा, फिर झेलम आएगा। उसके बाद है कि इन चारों नदियों में से फॉल्ट वैली से कौन बहता है? दोस्तों फॉल्ट वैली का मतलब रिफ्ट वैली, और रिफ्ट वैली से 3 ही नदियाँ बहती हैं, एक तो नर्मदा, दूसरी ताप्ती और तीसरी दामोदर। तो इन चारों में आंसर क्या हो जाएगा हमारा? दामोदर नदी। और सोचो ये क्वेश्चन कितनी बार आया होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि लूनी नदी जो है वो क्या है? लूनी नदी का जो अपर कोर्स होता है यानी इसका जो ऊपरी वाला मार्ग होता है उसमें फ्रेश वाटर होता है, जबकि लोअर पार्ट में सैलाइन वाटर होता है। तो इसका कारण वही है कि हमने देखा कि लूनी नदी जो है वो अरावली हिल के पुष्कर वैली से निकलती है। तो स्टार्टिंग में तो इसमें मीठा पानी होता है, लेकिन जब रन ऑफ कच्छ में मर्ज हो जाती है तो रन ऑफ कच्छ हमें पता है दलदल वाला एरिया है और साल्टी वाटर वहाँ पर होता है, तो वहाँ पर सैलाइन वाटर होता है। ठीक है, तो लूनी रिवर के अपर कोर्स में कौन सा नदी है? फ्रेश वाटर है, जबकि लोअर पार्ट पर सैलाइन वाटर है। तो ये क्वेश्चन ऐसे आता है कि कौन सी नदी जिसके ऊपरी भाग में मीठा पानी और नीचे भाग में खट्टा पानी सैलाइन वाटर है। उसके बाद यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज दिया, उनकी कुछ नदियाँ दिया, जैसे पेन गंगा अभी हमने देखा था। पेन गंगा जो है किसकी सहायक नदी थी? पेन गंगा सहायक नदी थी वर्धा की, और वर्धा फिर किस में जाके मिल जाती थी? गोदावरी में मिल जाती थी। ठीक है, उसके बाद शिवनाथ किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो शिवनाथ महानदी की ट्रिब्यूटरी है। तो दोस्तों यहाँ पे नाथ है, नाथ शंकर जी को कहते हैं और महाशंकर भी इनका नाम होता है। तो महा से नाथ ऐसे नोट कर सकते हैं कि शिवनाथ किसकी ट्रिब्यूटरी है? महानदी की। फिर बराकर किससे चलो? मैंने बताया था दामोदर भाई से बराकर चलो, तो दामोदर नदी जो कि सहायक नदी कौन सी? बराकर नदी। और भावनी का हमें पता है कावेरी है। कावेरी कब भावना में अमर हुई? ये एक ट्रिक चलता है। तो कावेरी की सहायक नदियाँ कौन सी? काबनी, कब, भवानी और फिर अमरावती, ये तीनों इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे रखते हैं। आज हमारा जो रिवर सिस्टम है वो ख़त्म हो गया है। अब इसमें कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे नदियों के किनारे कौन से शहर बसे हुए हैं और किन नदियों पे कौन सा मल्टी प्रोजेक्ट है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्लाइमेट पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको इनसे कुछ भी फ़ायदा हो रहा है तो आप इनको अपने दोस्तों के बीच स्प्रेड करिए और लोगों को बताइए कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। आप अगर कोई भी सजेशन चाहते हैं तो आप, या कोई भी फीडबैक देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। धन्यवाद।